All right, so now let's get started with the chapter that is semiconductor. सो सेमीकंडक्टर्स में सबसे पहले तो मटेरियल्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कंडक्टर, देन वी हैव इंसुलेटर एंड देन सेमीकंडक्टर्स. ठीक है यार, हम सबको बहुत ही बेसिक सी बात पता है कि कंडक्टर्स आर लाइक वेरी गुड कंडक्टिंग, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल. ठीक है, इंसुलेटर की अगर मैं बात करूँ तो भाई दे आर नॉट एट ऑल कंडक्टिंग, मतलब दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल. और अगर इफ़ आई टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर्स तो भाई सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो सेमी होते हैं. ठीक है, मतलब वो कंडक्ट करते भी हैं और एट द सेम टाइम बहुत अच्छे से भी नहीं करते. मतलब एक बोलते हैं ना कि बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं, सेमीकंडक्टर्स. एग्जैक्टली. चलो आगे बढ़ते हैं. सो कंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज़ होती है. ठीक है, सो कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होती है. और इंसुलेटर जो होता है उसको खैर छोड़ो, सेमी कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है. ठीक है, सो कंडक्टर्स की टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होती है और सेमी कंडक्टर्स की टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम होती है. ठीक है, तो ये बात जो है ना, ये एक्चुअली इसका बहुत एक अच्छा फीचर है. मैं सच मतलब बेसिकली जो कंडक्टर्स होते हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इनकी जो रेजिस्टिविटी बढ़ती है ना, ये जैसे कंडक्टर्स में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है. ठीक है, बट सेमी कंडक्टर्स में उल्टा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होती है. तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर बन के आता है. फीचर कैसे बन के आता है मैं बताती हूँ. देखो होता क्या है कि आपको पता है कि जब हम डिवाइसेस को यूज़ करते हैं तो वो हीटअप करते हैं. तो अगर वो हीटअप करेंगे तो उनकी रेजिस्टेंस कम होएगी. तो इसको आप काफ़ी डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हो एज अ बेनिफिट. ठीक है, मतलब इनकी एक प्रॉपर्टी है. बाकी तुम्हें इसका क्योंकि बहुत बेनिफिट वगैरह से नहीं, अगर तुम्हें जानना है तो फिर तुम कोई और लेक्चर देखो, क्योंकि इसमें से और सिर्फ हम थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं, मैं यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन देने नहीं आई हूँ. सो कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो होती है वो बढ़ती है और सेमी कंडक्टर्स की टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है. उसके बाद क्या होता है कि आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट वन प्लस एल्फा चेंज इन टी. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको प्लीज़ आफ्टर वॉचिंग दिस वन शॉट इसको लिख लेना इन फॉर्मूलेज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आर टी इक्वल्स टू आर नॉट वन प्लस एल्फा चेंज इन टी. एंड देन टॉकिंग अबाउट सेमी कंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो 2 चीज़ों के बने होते हैं. किस किस के बने होते हैं? सेमीकंडक्टर होल्स के बने होते हैं और इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं. ठीक है, 2 चीज़ों से बने होते हैं. सो नाउ आगे बढ़ते हैं. टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो होते क्या है? सो सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ठीक है, तो सेमीकंडक्टर जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है. कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स. ठीक है ना, इनमें क्या होता है कि बहुत ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो रहता है. भाई कंट्रोल्ड फॉर्म ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं ये. सेमीकंडक्टर्स आर जनरली एलिमेंट हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, के अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर होते हैं. एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा. तो यही वो कह रहा है कि इनके अंदर 4 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. फटाफट अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इनके अंदर 4 ही होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम. ठीक है, सो ये आपके 2 सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं. ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ तो सेमीकंडक्टर्स आर जनरली सो दे आर टेट्रावैलेंट, क्योंकि भाई 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया, कंट्रोल फॉर्म ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं. उसके बाद एनर्जी लेवल्स इन सॉलिड की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 2 बैंड होते हैं. ठीक है ना, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड. ठीक है, सो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड हमारे पास होता है 2 टाइप के होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड जो होते हैं ना, बेसिकली देखो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देती हूँ. तो अभी वैसे तो हम इस चीज़ को आगे कवर करेंगे. सो वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड में जो वैलेंस बैंड होता है ना वो इस तरीके से, जैसे ये आपका है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे गैप होता है और फिर ऊपर आता है. ठीक है ना, तो नीचे हमारे पास कौन सा बैंड होता है और ऊपर कौन सा बैंड होता है? नीचे हमारे पास होता है वैलेंस बैंड और ऊपर होता है कंडक्शन बैंड. तो बेसिकली होता ये है कि जब आपके ये वैलेंस बैंड होता है ना, इसी से ऊपर की तरफ कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. ठीक है ना, अब जिसमें ये इलेक्ट्रॉन जल्दी फ्री हो जाते हैं उसमें चार्ज ज़्यादा होता है, जिसमें नहीं हो पाते उसमें कम चार्ज होता है. तो इन केस ऑफ कंडक्टर बहुत ईजिली वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड में वो चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स. वेरस इन केस ऑफ वॉट, इन केस ऑफ कंडक्टर चल जाते हैं. इंसुलेटर की अगर मैं बात करूँ भाई तो वो नहीं जा पाते. ठीक है ना, वो नहीं जा पाते, इलेक्ट्रॉन्स आगे जो होते हैं ऊपर नहीं जा पाते इतने ईजिली. ठीक है, फ्रीली. सो ये चीज़ है, यहाँ पर पढ़ो. वैलेंस बैंड जो होते हैं निकालने पे बहुत ईजी होता है, वेरस कंडक्शन बैंड में वैलेंस से कंडक्शन में आता है. ठीक है, तो मतलब वही वही चीज़ है, ये चीज़ कंडक्शन के लिए, कंडक्टर्स के लिए लिखी हुई है. और अगर मैं इसकी बात करूँ तो भाई इसमें बहुत इजीली चले जाते हैं. फिर एनर्जी बैंड डायग्राम इन मटेरियल्स की अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी बैंड भाई बहुत ही सिंपल है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमी कंडक्टर्स. ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या, देखो ये वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, इस तरीके से सब में होता है. अब ये चीज़ है कि अगर जिसमें
गैप जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता, वो कंडक्टर्स होते हैं। जिसमें वो 3 EV से ज़्यादा होता है वो इंसुलेटर होता है, और जिसमें वो गैप 3 EV से ऑलमोस्ट 3 EV ही होता है, सॉरी एक मिनट रुको, सॉरी इंसुलेटर में ज़्यादा होता है और सेमीकंडक्टर्स में ये गैप छोटा होता है, स्मॉलर देन 3 EV होता है, तो दैट इज सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ओके उसके बाद आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की। तो इफ़ आई टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, वन इज इंट्रिंसिक, सेकंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो इफ़ आई टॉक अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, देखो इसको, विदाउट एनी इम्प्योरिटी और डोपिंग, चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। ठीक है, सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं विदाउट एनी इम्प्योरिटी और डोपिंग। ये इनकी पहचान होती है कि भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई डोपिंग, कोई मिक्सिंग नहीं होती है। चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। ठीक है, सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि बेसिकली ये इनमें कोई डोपिंग नहीं करी जाती है, ये बिल्कुल प्योर होते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी इम्प्योरिटी और डोपिंग, है ना। चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, तो इसमें चार्ज कैरियर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, ये वाली बात याद रखना। ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनको हम इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो एनी और NH इज इक्वल्स टू में NI हो जाएगा। तो देखो समझो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या रहता है कि इनमें कोई डोपिंग नहीं होती, पहली बात ये हो जाएगी। चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, क्योंकि भाई सेमीकंडक्टर्स बने किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, तो इसमें चार्ज कैरियर भी वही होते हैं इसमें, और उन्हीं ही इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को, जो कि चार्ज कैरियर है, उन्हीं को ही हम इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। ठीक है, सो ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। आगे हमसे कह रहा है कि जो आपका IT है ये IE प्लस, अब देखो इसको छोड़ो, ये इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। सो NI इज इक्वल्स टू में NH अपॉन में NE हो जाता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के ये इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो बस ये चीज़ है। आगे देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या होता है, तो ये होता है विद इम्प्योरिटी और डोपिंग टू इम्प्रूव द कंडक्टिविटी, है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रहता है विदाउट इम्प्योरिटी और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहता है विद इम्प्योरिटी और डोपिंग। ठीक है ना, सो दैट हम कंडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें। अब ये 2 टाइप के होते हैं, N टाइप और P टाइप, है ना। तो N टाइप और P टाइप हमारे पास रहता है, उसमें N टाइप और P टाइप में क्या रहता है समझो। तो N टाइप में हम कौन सी डोपिंग करते हैं, तो N टाइप में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, वेरएज P टाइप में हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है, सो N टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलती है और P टाइप में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलती है। तो अब इसको समझो, अगर मैंने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है तो मैंने N टाइप बना दिया, अगर मैंने P टाइप मिलाई है तो मैंने क्या बना दिया, मैंने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बना दी, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और इसमें होल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हो गई कि भाई N टाइप में होल ज़्यादा होते हैं, सॉरी N टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, होल्स भी होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ओके, सो जो हमारे पास N टाइप होता है उसमें जैसे कि मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और P टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली आगे जाके आप देखोगे कि P टाइप को यहाँ पर होता है, और क्योंकि देखो यूजुअली आप इसको बेस्ट जस्ट इससे कोई मतलब, देखो मेरा काम है थ्योरी को कवर कराना ईजी से ईजी तरीके में, तो मैं जितना ईजी तरीके से समझा सकती हूँ मैं समझाऊंगी, इसको कोई ऐसा मत लेना कि ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं जितना ईजी इसको बना सकती हूँ वैसे मैं करूँगी। तो बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, P टाइप, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा N टाइप। देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव P टाइप N टाइप, इस तरीके से डिप्लीशन लेयर हो जाएगी यहाँ पर। अब देखो इसको समझो, तो N टाइप हमारे पास यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो N टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हो जाएगी, और P टाइप में हमारे को कौन सी मिलाई होती है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई होती है। तो P और N यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसको समझो, तो P में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, N में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हो जाएगी। तो बेसिकली जो हमारे पास P टाइप होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, वेरएज N टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं। फाइन, सो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसमें होल ज़्यादा होते हैं। तो अब देखो समझो, N टाइप जो होता है हमारे पास, इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो होती है वो मिलाई जाती है, सो दैट हम N टाइप बना सके। इसमें होल ज़्यादा, यार ये डायग्राम ना तुम याद कर लो प्लीज़, ये आप ही आगे जो तुम्हें वैसे भी याद करना पड़ेगा, तुम अभी से ही कर लो, क्योंकि तुम्हारे को फिर ये चीज़ें रिलेट करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। N टाइप में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, P टाइप में हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बनाते हैं, और इसमें होल्स होते हैं, और P टाइप में जो होता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट भी हम ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता तो उसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो हम उन्हीं को ही रिप्रेजेंट करते हैं P टाइप में, और N टाइप में होल ज़्यादा होते हैं तो हम उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से होल्स या डिप्लीशन लेयर हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आगे जाके तुम्हें देखना पड़ेगा। मतलब देखो एक हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, डोपिंग पढ़ेंगे, डोपिंग नहीं आई थिंक, चलो वो आगे देखेंगे, अभी हम आगे करते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहे थे इम्प्योरिटी आइटम विद विच प्योर सिलिकॉन शुड बी डोप। और हाँ ये याद रखना भाई, सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, और बाकी तुम्हें ये डायग्राम याद रखना है, तो उससे तुम्हारे को पॉइंट्स मिल जाएंगे, ज़्यादा कुछ चीज़ें तो है नहीं, है ना।
द इम्प्योरिटी एटम विद विच प्योर सिलिकॉन शुड बी डोप टू मेक अ पी टाइप सेमीकंडक्टर आर दोज ऑफ। तो ये कह रहा है कि द इम्प्योरिटी एटम जिससे हमें टू डोप टू मेक अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर देखो अब इसको समझो, यहाँ पर मैंने तुम्हारे ईजी करने के लिए मैंने ये सब चीज़ें भी लिखी हुई हैं। तो इसको देखो कि हमारे पास एक होता है एन टाइप और एक हमारे पास होता है पी टाइप, है ना। ओके सो अब इसको देखो, जो हमारे पास एन टाइप होता है और जो पी टाइप होता है, तो यहाँ पर एन टाइप हमारे पास क्या है जिसमें हम लोग पेंटावैलेंट मिलाते हैं और पी टाइप होता है जिसमें हम लोग ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। अब इसको देखो यार, ये चीज़ क्या है ना कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से इसका क्या मतलब है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी पांच रिलेशन है और ट्राइवैलेंट का मतलब 3 से रिलेशन है, ठीक है ना। सो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा ना कि एन टाइप जो है दैट इज पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, तो फोस्फोरस, पी से पेंटावैलेंट, पी से फोस्फोरस, तो अगर हम फोस्फोरस मिलाते हैं तो हम एन टाइप बना सकते हैं। और पी टाइप को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी बनानी पड़ेगी एंड दैट इज व्हाट योर सिलिकॉन एंड बोरॉन, इस तरीके से, सॉरी नॉट सिलिकॉन, इट्स एल्युमिनियम एंड बोरॉन, लाइक यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो ये तुम इसको देख सकते हो। यहाँ से एन टाइप से फोस्फोरस हो जाएगा और पी टाइप से एल्युमिनियम और बोरॉन हो जाएगा, ठीक है। सो एन टाइप से वी विल हैव फोस्फोरस एंड पी टाइप बनाना है तो एल्युमिनियम और बोरॉन मिला दो, ठीक है ना। अगर कोई एमसीक्यू टकता है तो तुम डायरेक्ट इससे कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं आगे करूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग विच एडेड इम्प्योरिटी इनटू द सिलिकॉन प्रोड्यूसेस एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे प्रोड्यूस होता है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो बनता है पेंटावैलेंट यानी फोस्फोरस मिलाकर। आगे मैं बात करती हूँ फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये वाली है कि भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि पी टाइप में होल ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन एन टाइप में ज़्यादा होते हैं, है ना। ये बात मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ, तो ऊपर ही मैंने बता दिया। तो यही चीज़ है कि इसमें और ज़्यादा मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, ट्राइलेट एटम इसमें डोपेट होते हैं पी टाइप में। सेमीकंडक्टर डायोड की मैं अगर बात करूँ, पीएन जंक्शन डायोड, भाई अब पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, तो देखो ये एक तरीके से हमें पता है कि भाई एक्सट्रिंसिक में 2 टाइप होते हैं, पी सेमीकंडक्टर डायोड और एन सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड जो होता है ना वो कैसे बनता है, इस चीज़ की समझो बात, है ना। तो फ्रेंड पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ब्रॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एन टाइप सेमीकंडक्टर, इट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन और जंक्शन डायोड। तो जब हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो ओके, सो पीएन जंक्शन डायोड की अगर मैं बात करूँ तो पीएन जंक्शन कैसे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट में ले आते हैं विद एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन और जंक्शन डायोड, ठीक है। सो व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ब्रॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एन टाइप सेमीकंडक्टर इट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन और जंक्शन डायोड। आ रही है बात समझ लो, इसको दोबारा से समझो। जब आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम क्लोज कॉन्टैक्ट में ले आते हैं विद एन टाइप तो उससे क्या बनता है, पीएन जंक्शन और जंक्शन डायोड। अब यार मैंने बोल तो दिया कि ठीक है, पी से हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ में ले आएंगे दोनों को, और फिर हम जो है उन दोनों से क्या बना देंगे, हम पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा। लेकिन क्लोज कांटेक्ट में अगर मैं ले तो आई, ठीक है, तो क्लोज कांटेक्ट में अगर मैं ले आई हूँ तो उसमें भी मेरे को यार कुछ प्रोसेस को फॉलो करना, मतलब ये क्या होता है कि 2 चीज़ों को एक साथ रखा एंड चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते क्योंकि मुझे थ्योरी भी तुम्हारी जल्द से जल्द कवर करानी है। सो मेन उस पर आते हैं, क्या बोलते हैं, हाउ टू मेक पीएन जंक्शन डायोड। देखो वी मेक थिन स्लाइसेस ऑफ बोथ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो हमें थिन स्लाइसेस ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। उसके बाद दी स्लाइसेस आर कॉल्ड वेफर्स। सबसे पहले तो अब ये जो थिन स्लाइस होती है पी और एन की, इनको हम वेफर्स बोलते हैं। जब हम इन्हें हीट करते हैं, ठीक है ना, क्लोज कॉन्टेक्ट में लाके जब हम इन्हें हीट करते हैं तो ये डिफ्यूज करती है एक दूसरे से, ठीक है, इनटू ईच अदर, हेंस प्रॉपर कनेक्शंस आर मेड बाय डिफ्यूजन्स। तो ये जो प्रॉपर कनेक्शंस होते हैं ना वो डिफ्यूजन के थ्रू बनाए जाते हैं। तो देखो हाउ टू मेक अ पीएन जंक्शन डायोड, तो जब हम पी और एन को लेते हैं तो ये वेफर्स होते हैं सबसे पहली बात तो, और बहुत ही थिन स्लाइसेस होते हैं, दोनों को क्लोज कॉन्टेक्ट में लाते हैं और उन्हें हीट करते हैं तो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है और प्रॉपर कनेक्शंस आर मेड बाय डिफ्यूजन, ठीक है ना, प्रोसेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है। सो अब देखो इसको देखो, ये क्या बोल रहा है कि होता क्या है, मेन प्रोसेस क्या होता है पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन में। तो बेसिकली आपका पी टाइप होता है और एन टाइप होता है, ठीक है। तो पी टाइप जो होता है उसमें होल्स होते हैं और डोनर आपका एन टाइप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है, मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में ही बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में होते हैं और पी टाइप जो होता है वो होल्स में होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि डिफ्यूजन प्रोसेस फॉलो हो रहा होता है, मतलब कि पहली बात तो हम इलेक्ट्रॉन्स वाले को डोनर बोलते हैं और एक्सेप्टर हम किसको बोलते हैं, होल्स को, है ना। और अगर तुमने देखा तो हमने एक टेंडेंसी भी रहती है कि मतलब हम यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स को डोनर ही बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाने के लिए होते हैं, तो मैंने डोनर बोलते हैं, और होल्स जो होता है वो एक्सेप्टर हमारे पास हो जाएगा। तो डोनर हो गया और एक्सेप्टर हो गया। आप इसको समझो, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये होल्स है ना, डोनर और एक्सेप्टर यहाँ पर है। अब इसमें क्या होता है, ये डिफ्यूज करता है। डिफ्यूजन प्रोसेस कैसे होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ के होल्स के पास जाते हैं, यानी पी टाइप में जाते हैं, तो वो अपने साथ पॉजिटिवली छोड़ के जाते हैं, आयोनाइज्ड आयंस छोड़ के जाते हैं, पॉजिटिवली आयोनाइज्ड आयन। अब ये आगे तुम्हें सब थ्योरी में मिलेगा, ठीक है। सो पॉजिटिवली आयोनाइज्ड आयन ही अपने साथ छोड़ के जाते हैं। एंड सिमिलरली जब होल्स यहाँ पर आते हैं एन टाइप में तो वो प्रोसेस को हम कुछ और बोलते हैं, उसको हम ड्रिफ्ट प्रोसेस बोलते हैं। बट अभी जब ये एन टाइप छोड़ के जा रहा होता है पी टाइप में तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। चलो अभी तुम इस पे आओ,
डिप्लीशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर, ये सब चीज़ें इसी से रिलेटेड है। टू प्रोसेस ऑफर अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो ये दो प्रोसेस जो होते हैं वो आपके फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन में आप अकर होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, है ना। तो दो प्रोसेस डिफ्यूजन ड्रिफ्ट जो होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं जो आपका पीएन जंक्शन में फॉर्मेशन में काम आते हैं, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। अब देखो इसको समझो और अच्छे से हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि when junction is formed due to difference in concentration, holes move from p to n and electron move from n to p, give rise to diffusion current। when junction is formed due to difference in concentration, holes, देखो दो प्रोसेस जो होते हैं वो आपके पीएन जंक्शन के होते हैं, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। अब ये कह रहा है when junction is formed due to difference in concentration, तो बेसिकली आपका जंक्शन फॉर्म होता है ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। तो पी टाइप और एन टाइप ये होल्स होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो होल्स मूव फ्रॉम पी टू एन टाइप एंड आपका एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी, है ना। और ये कह रहे हैं गिव राइज टू डिफ्यूजन करंट। तो मतलब जब ये प्रोसेस हो रहा होता है मूवमेंट का, मतलब ये इधर जा रहे होते हैं, ये इधर जा रहे होते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है आपका डिफ्यूजन का। ऑल राइट, सो दो प्रोसेस जो होते हैं वो आपके पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन में होते हैं, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट, है ना। सो अब इसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन जंक्शन इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, होल्स मूव फ्रॉम पी टू एन एंड देखो अब तुम्हें समझना है कि जब मैं बोल रही हूँ डिफ्यूजन प्रोसेस तो क्या है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस ये होता है कि जब आपका जंक्शन इस तरीके का बन जाता है कि भाई यहाँ पर आपके एन टाइप है, यहाँ पी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ होल्स, और ये मूवमेंट इनका हो रहा है, ठीक है। सो व्हेन जंक्शन इज फॉर्म ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ होल्स मूव फ्रॉम पी टू एन एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एन टू पी, गिव राइज टू डिफ्यूजन करंट। तो ये जो होता है डिफ्यूजन करंट को गिव राइज करता है, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये प्रोसेस सारा का सारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रहा होता है, ये बात तुम याद रखना, ठीक है। डिफ्यूजन करंट वाला प्रोसेस व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स पी रीजन। अब देखो इसको समझो, यहाँ पर पी टाइप है, यहाँ पर एन टाइप है, ये डिप्लीशन लेयर है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर होल्स है। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पी से आपके टू मूव टुवर्ड्स पी रीजन, इट लीव्स बिहाइंड आयोनाइज्ड पॉजिटिवली चार्ज एटम इन एन लेयर कॉल्ड डोनर। तो ये बोल रहा है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पी रीजन की तरफ जा रहे होते हैं तो ये अपने पीछे क्या छोड़ते हैं? आयोनाइज्ड पॉजिटिवली चार्ज एटम को छोड़ के जाते हैं इन एन लेयर, जिसको हम बोलते हैं डोनर। सो ये चीज़ है कि इट लीव्स बिहाइंड आयोनाइज पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन एन लेयर छोड़ के जाते हैं, क्या? आयोनाइज पॉजिटिवली चार्ज, जिससे हम बोलते हैं डोनर। आगे कह रहा है सिमिलरली व्हेन होल्स मूव टुवर्ड्स एन रीजन, इट लीव्स बिहाइंड अ नेगेटिवली चार्ज एटम इन पी लेयर कॉल्ड एक्सेप्टर। तो जब आपके होल्स जो होते हैं वो आपके एन रीजन में जा रहे होते हैं तो ये अपने साथ क्या छोड़ के जाते हैं? नेगेटिवली चार्ज एटम को छोड़ के जाते हैं पी लेयर में, जिसको हम एक्सेप्टर बोलते हैं। ये वाली बात तुम्हें समझ आ रही है? तो डोनर और एक्सेप्टर तुम्हें समझ आना होगा। तो ये क्या बोल रहा है, देखो दोबारा से देखो, आप समझो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस होता है जब आपका यहाँ पर एन है, यहाँ पर पी है। दोबारा से ये देखो इस तरीके से होता है। सो ये डिप्लीशन लेयर है, यहाँ पर एन है, एक मिनट रुको, ये एन लेयर है, ये पी लेयर है, यहाँ पर आपके होल्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है। तो व्हेन आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लाइक टूवर्ड्स पी रीजन फ्रॉम एन टू पी एंड व्हेन होल्स मूव फ्रॉम पी टू एन, तो ये डिफ्यूजन करंट को गिव राइज करता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, तो पी पे क्या होता है कि आपके ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे मतलब पी टाइप एक्ट एज एन एक्सेप्टर, ठीक है ना, एंड दे एक्सेप्ट, दे बिहेव एज एन डोनर। जैसे कि ये वाली लाइन समझो कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स पी रीजन, ठीक है ना, जैसे ये इस तरीके से, यहाँ पर क्या है? पी रीजन हो गया, यहाँ पर एन रीजन हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर होल्स है। तो कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स पी रीजन, सो इट लीव्स बिहाइंड आयोनाइज्ड पॉजिटिवली चार्ज एटम इन एन लेयर कॉल्ड डोनर, ठीक है ना। तो ये अपने साथ अपने पीछे क्या छोड़ के जाता है? ये अपने पीछे छोड़ के जाता है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारे पास ये डिप्लीशन लेयर बन चुकी है, ठीक है ना, उसकी वजह से ये जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हो ये रहा है कि जो ये बैटरी है, ठीक है, डिप्लीशन लेयर बन गई, उसकी वजह से बैटरी आ गई। अब ये जो बैटरी है ना, वो बैटरी एक तरीके से अपोज कर रही है फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस को, और इस पर्टिकुलर अपोजिशन को पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, जिसको हम वीबी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात तो मैं बतानी, तो एट द एंड, तो दोबारा से देखो ये प्रोसेस पी रीजन एन रीजन, ये डिप्लीशन लेयर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हाइपोथेटिकल बैटरी बन गई। अब ये हाइपोथेटिकल बैटरी फर्दर पोटेंशियल बैरियर की तरह एक्ट कर रही है, क्योंकि ये फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस को नहीं होने दे रही है, ठीक है, जिसको हम वीबी से डिनोट करते हैं। द एन रीजन इज एट हायर पोटेंशियल देन पी रीजन। अब ये बात याद रखना कि ये हमेशा एन रीजन पॉजिटिव पे होता है और ये पी रीजन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव रीजन पे होता है, ठीक है।
but this depletion layer supports the minority charge carriers, thus a new current starts in opposite direction called drift current. ठीक है, तो यही वो कह रहा है कि जो आपका डिप्लीशन लेयर होता है वो सपोर्ट करता है मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स को. ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर है जो आपकी, देखो पोटेंशियल बैरियर तो डिफ्यूजन को अपोज कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम डिप्लीशन लेयर सपोर्ट कर रहा है मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स को. अब ये मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है, देखो हमें पता है कि यहाँ पर होल्स होते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन व्हेन आई से मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स, तो मिनोरिटी चार्ज कैरियर में उल्टा हो जाता है. मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स में होल्स जो होते हैं वो आपके एन रीजन में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पी रीजन में होते हैं, उसमें जस्ट उल्टा होता है मिनोरिटी चार्ज कैरियर में. दस अ न्यू करंट स्टार्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट. ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा है कि जो करंट वैसे उस डायरेक्शन में जा रहा था, अब वही करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है, अब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, तो अब वो उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, उसको हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं. इनिशियली डिफ्यूजन चार्ज इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल, बट विद टाइम डिफ्यूजन करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड ड्रिफ्ट करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. तो ये कह रहा है कि इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज. ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट जो होता है ना वो लार्ज होता है और ड्रिफ्ट करंट काफी कम होता है, बट जैसे जैसे टाइम होता है तो डिफ्यूजन करंट जो हो रहा है वो आपका डिक्रीज हो रहा है और जो ड्रिफ्ट करंट हो रहा है वो आपका इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, क्यों हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि भाई डिफ्यूजन को तो अपोज करने वाला पोटेंशियल बैरियर है, एंड एट द सेम टाइम डिप्लीशन लेयर जो है उसको सपोर्ट भी मिल रहा है. किसको सपोर्ट मिल रहा है, मिनोरिटी चार्ज कैरियर को, तो वो ड्रिफ्ट करंट को सपोर्ट भी मिल रहा है, तो वो स्टार्ट हो रहा है. और एक स्टेज ऐसी आती है जब वो दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, जहां पर डिफ्यूजन करंट इक्वल्स टू ड्रिफ्ट करंट हो जाता है. आगे क्या बोल रहे हैं, द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर एंड द बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर. तो ये जो विड्थ होती है डिप्लीशन लेयर की और ये जो बैरियर होता है पोटेंशियल बैरियर, ये दोनों की जो नेचर होता है वो किस पर डिपेंड करता है आपका, सॉरी ये जो होता है दोनों चीजें, इनकी जो विड्थ होती है वो पूरा का पूरा नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करती है. तो ऑल राइट, तो ये जो विड्थ होती है डिप्लीशन लेयर एंड बैरियर पोटेंशियल की वो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर. ठीक है ना, तो 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन. ये वाली बात तो मैं पता होनी चाहिए कि 0.3 जो पोटेंशियल बैरियर वगैरह होता है तो वो किस जर्मेनियम, मैंने आपको बोला था दो ही चीज होती है आपकी सेमीकंडक्टर. ऑल राइट, सो 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन. ये वाली बात तो मैं बतानी चाहिए, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट एंड सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है. ठीक है ना, तो अब आगे क्या कह रहे हैं कि पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, देखो पी और एन यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या है, डायोड है ना. तो यही वो कह रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव यही होता है, क्योंकि देखो वैसे तो ये इसने वो वाला दिखाया होता है ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि वैसे एन जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है. ठीक है, तो यही चीज़ है. अब ना पी एन जंक्शन, द हायर पोटेंशियल एट एन साइड होती है, तुम्हें पता ही है, और लोअर पोटेंशियल पी साइड पे होती है ना. लेकिन ड्रिफ्ट करंट में ऐसा नहीं होता, उसमें उल्टा हो जाता है प्रोसेस. डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल आयंस एंड बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन जो होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस. ठीक है, सो जो आपकी पीएन जंक्शन की बाइसिंग होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग. ठीक है, सो फॉरवर्ड बायस क्या होता है और रिवर्स बायस क्या होता है, तो देखो इसको समझो. फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग जो होती है, देखो क्या बोल रहा है कि P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड N इज कनेक्टेड. देखो यही चीज़ है, अभी हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़े, फिर हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा, उसमें ही हमने ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन, अब हम पढ़ रहे हैं फाइनली बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन. ठीक है, तो इसमें क्या है कि फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग कुछ, देखो ये क्या है कि अलग अलग प्रोसेस है जो तुम पढ़ते आ रहे हो. ठीक है, बट उसको बस अलग अलग नाम दे दिया है इसने, मतलब सेम प्रोसेस को अलग अलग नाम दे रखे हैं. अब जैसे फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई तुम्हें ये डायग्राम पता होना चाहिए. यहाँ पर पी होता है, यहाँ पर एन होता है, डिप्लीशन लेयर होती है, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर होल्स होते हैं. सो पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट यूजुअली क्या होता है कि ये हायर पोटेंशियल पे होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है जब ये अगर फॉरवर्ड बायस है ना तो ये पॉजिटिव पे होगा, ये नेगेटिव पे होगा. तो पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, इसको समझो. P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल. आगे कह रहा है होल्स मूव टुवर्ड्स एन रीजन. ठीक है, होल्स मूव टुवर्ड्स एन रीजन एंड इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स P रीजन. करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड कॉल्ड फॉरवर्ड करंट. द करंट इज इन मिली एम्पियर एंड इज कंसिडर्ड लार्ज एज कंपेयर टू रिवर्स बायस. द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस सिंस बैटरी वी अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर VB. तो इसको समझो, क्या कह रहा है कि P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है,
पहली चीज ये हो गई कि पी जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और एन जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। होल्स मूव टुवर्ड्स एन रीजन, तो यहाँ पर जो होल्स होते हैं ये एन रीजन की तरफ मूव हो रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पी रीजन की तरफ मूव हो रहे होते हैं। करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड कॉल्ड फॉरवर्ड करंट, ठीक है ना। तो जो करंट होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो हो रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड करंट, ठीक है। द करंट इज मिली, देखो तो पहले तो तुम्हें ये प्रोसेस समझ आ गया कि होल्स जो होते हैं वो पी रीजन में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इधर मूव हो रहा होता है, ये इधर मूव हो रहा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल पी की तरफ होता है, नेगेटिव टर्मिनल एन की तरफ होता है। आगे हमसे कह रहा है करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड कॉल्ड फॉरवर्ड करंट, तो जो करंट होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से यहाँ पर फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड करंट, ठीक है। द करंट इज इन मिली एम्पियर एंड इज कंसिडर्ड लार्ज एज कंपेयर टू रिवर्स बाइस्ड, तो ये कह रहा है कि करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड कॉल्ड फॉरवर्ड करंट, द करंट इज इन मिली एम्पियर एंड कंसिडर लार्ज एज कंपेयर टू रिवर्स बायस। तो भाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा होता है और मिली एम्पियर में करंट जो होता है वो आपका मिली एम्पियर में होता है एंड इज कंसिडर लार्ज एज कंपेयर टू रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस के कंपेरिजन में करंट काफी लार्ज होता है, मिली एम्पियर जो होता है करंट इज इन मिली एम्पियर एंड कंसिडर लार्ज एज रिवर्स बायस। द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस सिंस बैटरी वी अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर, तो जो हाइट होती है पोटेंशियल बैरियर की वो डिक्रीज करती है इसमें, क्योंकि जो बैटरी वी होती है ना आपकी वो पोटेंशियल बैरियर जो मतलब अपोजेस करती है, ये पोटेंशियल बैरियर नहीं होगा भाई, ये अपोज कर रही होती है, किसको अपोज कर रही होती है, इस प्रोसेस को अपोज कर रही होती है, डिफ्यूजन को अपोज कर रही होती है, ठीक है ना। आगे क्या है, ऑल राइट, सो लेट्स, आई होप सो तुम्हें ये वाली बात समझ आ गई होगी कि जो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है उसमें क्या रहता है कि पी जो होता है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और एन जो होता है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल से होता है। होल्स जो होते हैं दे मूव टुवर्ड्स एन रीजन, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स दी पी रीजन। करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कॉल्ड फॉरवर्ड करंट, जो आपका करंट होता है वो मिली एम्पियर में मेजर होता है एंड कंसिडर्ड लार्ज एज कम्पेयर टू रिवर्स बायस, ठीक है ना। तो रिवर्स बायस से काफी लार्ज ये कंसिडर किया जाता है। द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस सिंस बैटरी वी अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर, तो आई होप से वाली बात तुम्हें समझ आ गई होगी कि पी जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होता है, फिर एन नेगेटिव टर्मिनल से होता है। होल्स जो होते हैं दे मूव टूवर्ड्स एन रीजन, ठीक है। होल्स जो होते हैं वो आपका एन रीजन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आपका एन पी रीजन की तरफ मूव हो रहे होते हैं। करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, और इसको हम फॉरवर्ड करंट बोलते हैं। करंट को मिली एम्पियर में मेजर किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा रिवर्स बायस से लार्ज कंसिडर किया जाता है। जो हाइट होता है पोटेंशियल बैरियर की वो डिक्रीज करती है, ठीक है, क्योंकि बैटरी भी अपोज करती है प्रोसेस को। आगे क्या बोल रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 पॉइंट हैं ये, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि P is connected to positive terminal, N is connected to negative terminal, holes move towards N region, electron move towards P region, current is due to majority charge carrier, ठीक है, जिसको हम फॉरवर्ड करंट बोलते हैं। मिली एम्पियर में हम इसको मेजर करते हैं एंड कंसिडर्ड लार्ज एज कंपेयर टू रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस से काफ़ी लार्ज करंट जो होता है वो आपका देखो द करंट इज इन मिली एम्पियर एंड इज कंसिडर्ड लार्ज एज कंपेयर टू रिवर्स बायस, ठीक है। तो यही चीज़ है कि फॉरवर्ड बाइसिंग से काफ़ी ज़्यादा करंट, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग में काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो रहा होता है कंपेयर टू रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। मतलब अभी तुम इसके भी रिलेटेड डायग्राम देखोगे कि फॉरवर्ड बाइसिंग में इस तरीके का ग्राफ बनता है, रिवर्स बाइसिंग में जो होता है वो ऐसे सॉरी ये नहीं है, नहीं, बट हाँ इससे रिलेटेड भी अब तुम चीज़ें आगे पढ़ोगे, ठीक है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वोल्टेज, तो भाई वोल्टेज के इंक्रीज होने से फॉरवर्ड करंट का इंक्रीज होता है। एट अ सर्टेन वोल्टेज देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन करंट बिकॉज पोटेंशियल बैरियर हैड बीन ओवरकम, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो रहा होता है और एक टाइम पर वो पूरी की तरीके ओवरकम हो जाता है, ठीक है ना। तो यही होता है कि फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वोल्टेज, ठीक है। तो फॉरवर्ड जो करंट होता है वो आपका वोल्टेज के इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है और एट अ सर्टेन टाइम वोल्टेज देयर इज अ शार्प इंक्रीज, एट अ सर्टेन पॉइंट देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन दी करंट बिकॉज पोटेंशियल बैरियर हैज बीन ओवरकम। तो क्या होता है कि एक सर्टेन वोल्टेज पे शार्प इंक्रीज आता है करंट में, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर जो होता है वो ओवरकम हो चुका होता है उस टाइम पे। सो एज अ सर्टेन वोल्टेज देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन दी करंट, ठीक है। तो ये चीज़ है कि देखो आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज होगा और एक ऐसी वोल्टेज भी आएगी जब बिल्कुल शार्प इंक्रीज आएगा करंट में, जिसको उस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम नी वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम होती है और 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखी है, तो उसको याद रखना, ठीक है। आगे क्या बोले, रिवर्स बाइसिंग, P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। तो अब ये प्रोसेस क्या होता है कि जब आपका रिवर्स बाइसिंग में जस्ट फॉरवर्ड बाइसिंग का उल्टा हो जाता है, P अब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल से N कनेक्ट हो जाता है। होल्स जो होते हैं अब वो आपके P रीजन की तरफ जा रहे होते हैं, होल्स जो होते हैं वो आपके P रीजन में जा रहे होते हैं। जैसे उसमें क्या हो रहा था कि
उसमें क्या हो रहा था, देखो ये देखो, यहाँ पर होल्स मूव टूवर्ड्स एन रीजन, तो वहाँ पर होल्स जो है मूव टूवर्ड्स एन रीजन था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, होल्स मूव टूवर्ड्स पी रीजन। अब अगर होल्स पी रीजन में जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मतलब इसमें यही है यार कि देखो समझो इस चीज़ को कि यहाँ पर होल्स आ गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना। और पी जो हो गया वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, ये पॉजिटिव। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए याद करना, मैं बता रही हूँ, हो सकता है कंफ्यूजन, क्योंकि हमने अभी तक ये पढ़ा है कि ये डिप्लीशन लेयर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर होल्स होते हैं, ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है ना। पर अगर यहाँ तो ये आपका कंपेयर लाइक फॉरवर्ड बाइसिंग के हिसाब से तो ये चीज़ सही है ना। देखो फॉरवर्ड बाइसिंग के हिसाब से तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि ये इस तरीके से है, ये पी रीजन है, ये एन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है, ये होल्स है। तो वही चीज़ हो गई कि पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, एंड एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, है ना। तो ये चीज़ सही हो गई। होल्स मूव टूवर्ड्स, होल्स जो होते हैं वो आपके, एक मिनट रुको, ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ये होल्स, हाँ। तो एन रीजन में इलेक्ट्रॉन हो गया और पी रीजन में आपका होल्स हो गया, है ना। तो होल्स मूव टूवर्ड्स एन रीजन और इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स पी रीजन। तो ये चीज़ इसके हिसाब से तो सही हो गई। पर यार ये चीज़ उल्टी हो गई ना कि पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये वाली बात, ये एक काम करो, ये डायग्राम याद करो, ठीक है ना। अभी देखो ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये डायग्राम फॉरवर्ड बाइसिंग के हिसाब से तुम याद कर लो कि ये आपका पी रीजन, एन रीजन है, ये पी रीजन है, यहाँ पर होल्स होते हैं, यहाँ पर कहाँ पर होल्स होते हैं, यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर होल्स होते हैं, और ये आपका जो रहता है पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, ये नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो ये डायग्राम याद कर लो, ये फॉरवर्ड बाइसिंग का डायग्राम है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ रिवर्स बाइसिंग की, तो इसकी जो डायग्राम रहता है आपका वो इस तरीके से होता है। डिप्लीशन लेयर, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि आपका, आप देखो इसमें क्या रहता है कि पी से पॉजिटिव नहीं होता, पी से नेगेटिव हो जाता है, एन से पॉजिटिव हो जाता है। और जहाँ पर आपका पॉजिटिव होता है ना, तो एन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, और आपका होल्स जो होते हैं वो टुवर्ड्स पी रीजन जा रहे होते हैं। तो यानी कि यहाँ होल्स होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स दी एन रीजन। तो यही चीज़ हो गई। देखो उसका जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे ये पी रीजन है, ये एन रीजन है। एन रीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स रखता है और ये होल्स रखते हैं, है ना। तो इसमें जस्ट उल्टा है सब चीज़ों का, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव होता है और यहाँ पर नेगेटिव होता है, एग्जैक्टली है ना। और जस्ट उसका उल्टा होता है रिवर्स बाइसिंग, उसमें नेगेटिव के साथ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, पॉजिटिव के साथ होल आ जाता है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि नेगेटिव के साथ आपके ये आता है ना। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग की हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये रिवर्स बाइसिंग का हो गया, ठीक है ना। सो होपफुली तुम याद रखोगे। एक और बार बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका, अगर मैं रिवर्स बाइसिंग के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पर इसके साथ इलेक्ट्रॉन आता है और हमें यहाँ पर होल्स आता है एन रीजन में, और यहाँ पर क्या रहता है हमारे पास कि पी रीजन और एन रीजन हो गया। यहाँ पर आपके पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ यहाँ पर आपका हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका हो जाएगा होल्स, और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, एन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, होल्स मूव टुवर्ड्स दी पी रीजन, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स एन रीजन। करंट इज ड्यू टू मिनोरिटी चार्ज कैरियर एंड कॉल्ड रिवर्स करंट, ठीक है ना। तो करंट जो होता है वो आपका मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है ना। करंट इज ड्यू टू मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स एंड कॉल्ड रिवर्स करंट। तो करंट किसकी वजह से हो रहा होता है, मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रहा होता है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स करंट, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, फॉरवर्ड करंट हो रहा है तो, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो हो रहा होता है। जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है एंड इज कंसिडर्ड वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है ना। करंट जो होता है ना वो काफी स्मॉल होता है कंपेयर टू फॉरवर्ड करंट इन रिवर्स बाइसिंग, ठीक है ना। द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज एज बी सपोर्ट्स द पोटेंशियल। तो यही है कि बैटरी वी जो होती है वो सपोर्ट कर रही होती है। अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, रिवर्स करंट इंक्रीजेज वेरी स्लोली विद इंक्रीज इन वोल्टेज अप टू अ क्रिटिकल, आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट देयर इज अ शार्प राइज इन करंट, द वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो क्या होता है कि जैसे उसमें भी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे शार्प इंक्रीज आता है, वैसे इसमें भी एक पॉइंट पे शार्प इंक्रीज आता है जिसको हम ब्रेक डाउन पॉइंट बोलते हैं, जैसे उसमें नी वोल्टेज उसमें ब्रेक डाउन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। आप आगे देखते हैं कि जो आपका, अब ये भी याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, वाली बात तो तुम्हें पता ही होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, है ना, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, है ना। आगे देखते हैं, चलो। रिवर्स बायसिंग अप्लाई टू अ जंक्शन डायोड। तो ये क्या है कि जो रिवर्स बायस होता है वो अप्लाइड टू अ जंक्शन डायोड, मतलब अगर रिवर्स बायस को मैंने अप्लाई करा है जंक्शन डायोड में तो वो पोटेंशियल बैरियर को रेज कर देता है, क्योंकि सपोर्ट कर रही होती है बैटरी भी, है ना। अब यही चीज़ यहाँ पर भी है कि फॉरवर्ड में पी जो होता है, देखो हमें पता है फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि जो पी होता है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है और एन जो होता है वो नेगेटिव से कनेक्टेड होता है ना। तो यही चीज़ है यहाँ पर इस तरीके से। देखो आगे क्या बोला, डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होती है, इन द सेमीकंडक्टर द रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डायनेमिक सिंस ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट्स वैल्यू इज लो इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड हाई इन रिवर्स बायसिंग। तो ये कह रहा है कि जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होती है
इन सेमीकंडक्टर्स द रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डायनामिक। तो भाई सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होती है ना वो हमेशा डायनामिक ही होती है, ठीक है। इन सेमीकंडक्टर द रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डायनामिक सिंस ग्राफ इज, तो यही चीज़ है, ये तुम्हें पॉइंट पता होना चाहिए कि भाई कभी कांस्टेंट सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस होता ही नहीं है। देखो तुम्हें मैंने वहाँ पर भी बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज होती है रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब इस तरीके से सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस हमेशा चेंज करती रहती है। और यही कह रहा है कि सिंस ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर इसका जो ग्राफ होता है वो भी स्ट्रेट लाइन में नहीं बनता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। ये आपका रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज करंट, तो सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, ये इस तरीके से होता है, वोल्टेज ऊपर आती है रेजिस्टेंस और करंट, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वी अपॉन में आई। आगे कह रहा है कि इट्स वैल्यू इज लो इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड हाई इन रिवर्स में। तो भाई जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू काफ़ी फॉरवर्ड बायसिंग में हाई लो होती है और हाई होती है। इसका रीज़न ये भी क्योंकि करंट जो होता है वो बहुत अच्छा खासा होता है फॉरवर्ड बायसिंग में फ्लो करने वाला, और रिवर्स बायसिंग में काफ़ी कम होता है, तो रेजिस्टेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इस वाले में, और इसमें काफ़ी कम हो जाती है रेजिस्टेंस। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो यहाँ पर क्या है ना, अब ये लास्ट टॉपिक है इसका, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को तो मैं समझ रहा है। सबसे पहली बात तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आप देखो, अब ये जो हमने पढ़ा है ना सब कुछ, क्या बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, ये तुम्हारे इसमें बहुत काम आएगी हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में। सबसे पहली बात तो रेक्टिफायर होता है जो आपको AC को DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट को DC में कन्वर्ट करता है, मतलब डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। इसके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके का बनता है, और फुल वेव रेक्टिफायर का जो ग्राफ होता है ना वो इस तरीके से बन रहा होता है। तो ये वाली बात तुम्हें समझनी है। हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट अलाउज only one half cycle of an AC voltage waveform pass while blocking the other half cycle. तो एक half wave rectifier is defined as a type of rectifier that only allows one half cycle of the AC voltage waveform pass while blocking the other half cycle. So half wave rectifier is defined as a type of rectifier that allows only one half cycle of AC voltage waveform pass while blocking the other half cycle. So waveform rectifier is defined as a type of rectifier that allows only one half cycle of AC voltage waveform pass while blocking the other half cycle, ठीक है ना। तो यही चीज़ हो गई हमारे पास कि देखो, तो ये क्या हो गया हमारे पास, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर विच अलाउज ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ AC वोल्टेज वेवफॉर्म पास व्हाइल ब्लॉकिंग द अदर हाफ साइकिल। तो वेवफॉर्म रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट अलाउज ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ AC वोल्टेज वेवफॉर्म पास व्हाइल ब्लॉकिंग द अदर हाफ साइकिल, ठीक है ना। सो देखो, तो हाफ वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट अलाउज ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ AC वोल्टेज वेवफॉर्म पास व्हाइल ब्लॉकिंग द अदर हाफ साइकिल, ठीक है ना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट अलाउज ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ AC वोल्टेज वेवफॉर्म पास व्हाइल ब्लॉकिंग द अदर हाफ साइकिल, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ किसकी, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर तो हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, बट इससे पहले तुम ये समझ लो, ये आपका AC इनपुट हो गया, और ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपका रेक्टिफायर की तरह ड्रॉइंग, मतलब इस तरीके से इसका ये होता है। तो ये AC इनपुट हो गया और ये इस तरीके से हो गया, यहाँ पर ये डायोड होता है, तो P और N, यहाँ पर ये रेक्टिफायर लगाया जाता है, मतलब ये रेक्टिफायर नहीं है पर ये रेजिस्टेंस के लिए कुछ इसने शो करा है, तुम्हें इस तरीके से ड्रॉ करके आना है भाई, और ये इसका डायग्राम होता है, ठीक है ना। और यहीं पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोला था, AC सोर्स इज कनेक्टेड टू प्राइमरी, इट इंड्यूसेस सेकेंडरी वोल्टेज इन सेकेंडरी। तो जो AC सोर्सेज होता है वो आपका प्राइमरी से कनेक्टेड होता है और ये इंड्यूस करता है, तो जो AC सोर्स होता है वो आपका प्राइमरी से कनेक्टेड होता है और इंड्यूस करता है सेकेंडरी वोल्टेज इन सेकेंडरी, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि द AC सोर्स इज कनेक्टेड टू प्राइमरी एंड इट इंड्यूसेस सेकेंडरी वोल्टेज इन सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वोल्टेज को ये इंड्यूस कर रहा होता है सेकेंडरी में, ठीक है। आगे कह रहा है द रेजिस्टेंस इज लो इन फॉरवर्ड बायसिंग सो करंट इज मोर एंड वी गेट द आउटपुट। तो जो रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी लो होती है फॉरवर्ड बायसिंग में, रेजिस्टेंस काफ़ी लो होती है और जो करंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, आउटपुट में हमें देखने को मिलता है। द रेजिस्टेंस इज हाई इन रिवर्स बायसिंग सो द करंट इज वेरी लेस एंड वी डू नॉट गेट द आउटपुट। तो यही चीज़ है कि ग्राफ इस तरीके का क्यों होता है, क्योंकि भाई इन फॉरवर्ड बायसिंग जो ग्राफ होता है, मतलब जो करंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, और रिवर्स बायसिंग में ऐसा नहीं होता। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है और ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि इट डिफाइंड रेक्टिफायर दैट अलाउज ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ AC वोल्टेज वेवफॉर्म पास व्हाइल ब्लॉकिंग दी अदर हाफ साइकिल, ठीक है। आगे कह रहा था आउटपुट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज अवेलेबल इन ब्रस्ट सो इट इज नॉट वाइडली यूज्ड, ठीक है ना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट अलाउज वन हाफ साइकिल ऑफ AC वेवफॉर्म पास व्हाइल ब्लॉकिंग द अदर हाफ साइकिल। आगे ये कह रहा है जो आउटपुट होता है वो कंटिन्यूअस बिल्कुल नहीं होता, ये बर्स्ट में होता है, इट इज नॉट वाइडली यूज, ठीक है। सो इट इज नॉट वाइडली यूज। अब आगे बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, तो भाई फुल वेव रेक्टिफायर काफी सही होता है। इसमें क्या रहता है कि ये ऐसा टाइप ऑफ रेक्टिफायर होता है जो कन्वर्ट करता है कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू DC, ठीक है ना। तो ये AC की कंप्लीट साइकिल को DC
डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब जो भी सेकेंडरी वोल्टेज को इंड्यूस कर रहा है वो पूरी की पूरी ये आपको दे रहा है डीसी में, ठीक है। जैसे समझो इसको, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके का सर्किट होता है। इसमें क्या होता है, 2 डायोड लगे होते हैं। अब 2 डायोड का काम ये होता है कि इसमें जैसे डायोड है उसमें फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, रिवर्स बाइसिंग। तो जब इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग होती है तब इस वाले में क्या हो रही होती है, रिवर्स बाइसिंग हो रही होती है। सॉरी, जब इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही होती है तो इसमें रिवर्स बाइसिंग हो रही होती है, और जब इस वाले में रिवर्स बाइसिंग हो रही होती है तो इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही होती है। तो क्योंकि फॉरवर्ड हमें हमेशा ऊपर वाला ग्राफ देता है, तो इस वजह से जब इसमें अब जैसे वही है ना, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 है, जब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 हो गया। तो इस तरीके से मैनेज कर लेता है आराम से। इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से हमें मिलता है ड्यूरिंग 1/2 साइकिल। इसकी कोई डेफिनेशन भी थी क्या? हाँ, ये देखो, फुल वेव रेक्टिफायर इज डिवाइडेड रेक्टिफायर दैट कन्वर्ट द कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी इनटू डीसी। अब आगे पढ़ो, यहाँ पर ये कह रहा है ड्यूरिंग 1/2 साइकिल ऑफ D1 इज फॉरवर्ड बायस एंड D2 इज रिवर्स बायस। तो ड्यूरिंग 1/2 ऑफ द साइकिल D1 इज फॉरवर्ड बायस एंड D2 इज रिवर्स बायस, ठीक है ना। सो आपका जो 1/2 ऑफ द साइकिल D1 इज फॉरवर्ड बायस एंड D2 इज रिवर्स बायस, एंड ड्यूरिंग अदर हाफ ऑफ द साइकिल D2 इज फॉरवर्ड बायस एंड D1 इज रिवर्स बायस, बट डायरेक्शन ऑफ करंट इन आउटपुट लोड रेजिस्टेंस इज सेम इन बोथ केसेस, द आउटपुट इज कंटिन्यूअस। तो इसमें आउटपुट कंटिन्यूअस होता है, जो डायरेक्शन होती है करंट की वो आउटपुट में सेम लोड रेजिस्टेंस जो होती है वो सेम होती है इन बोथ केसेस। और ये क्या रहता है कि 1/2 ऑफ द साइकिल D1 इज फॉरवर्ड बायस एंड D2 इज, तो वही चीज हो गई कि 2 डायोड लगे हुए हैं D1 और D2। तो 1/2 ऑफ द साइकिल में जो D1 होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है और D2 रिवर्स बायस, एंड D2 में क्या होता है कि अदर हाफ ऑफ द साइकिल में D2 इज फॉरवर्ड बायस एंड D1 इज रिवर्स बायस। फिल्टर सर्किट क्या होता है? फिल्टर सर्किट क्या होता है देखो समझो। ये क्या करता है कि जब आपने कभी कभार देखा होगा बहुत ही ड्रॉप आ जाता है करंट में, है ना, तो उसको एक कंटिन्यूअस रखने के लिए, ठीक है ना, जो ये फ्लक्चुएटिंग करंट होता है उसको कंटिन्यूअस रखने के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर से करंट को पास करते हैं। लाइक इसको समझो, इट इज यूज टू कन्वर्ट फ्लक्चुएटिंग करंट इनटू कंटिन्यूअस आफ्टर पासिंग थ्रू अ रेक्टिफायर। तो इट इज यूज टू कन्वर्ट फ्लक्चुएटिंग करंट इनटू कंटिन्यूअस आफ्टर पासिंग थ्रू अ रेक्टिफायर, ठीक है। तो कंटिन्यूअस करंट मतलब फ्लक्चुएटिंग करंट को कंटिन्यूअस रखने के लिए हम उसको रेक्टिफायर से पास करते हैं। ये सोर्स हो गया, ये रेक्टिफायर हो गया, यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है और ये इस तरीके से आपका रेजिस्टेंस लगी हुई है, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना, डायोड मतलब होती ही है रेजिस्टेंस। तो ये सोर्स हो गया, रेक्टिफायर हो गया, ये कैपेसिटेंस हो गया, इस तरीके से। तो फिल्टर सर्किट आई होप सो इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है ना, मतलब ये इस तरीके से है। देखो यहाँ पर कंटिन्यूस करंट था, फिर फ्लक्चुएशन आया, फिर फिल्टर सर्किट से पास होने के बाद ये दोबारा से बराबर हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी पेंटाग्राम डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो तुम आराम से बना ही लोगे। तो अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला आता है, जैसे मैंने तुम्हें शुरू में ये वाला फॉर्मूला बताया था, है ना। सिमिलरली अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला और बता रही हूँ, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखो, ये देखो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज इतना, ठीक है ना। तो आपकी जो डेंसिटी ऑफ होल होती है वो 4 × 10⁻20 होती है ना, होल्स की, और नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर वो ही हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन्स की तुम्हें निकालनी तो तुम निकाल लेना। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो ये कह रहा है कि जो फॉर्मेशन होती है डिप्लीशन लेयर की पीएन जंक्शन डायोड में, है ना, डिप्लीशन लेयर इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, है ना। आगे कह रहा है प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैविंग इतना इज डोप्ड विद 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमनी, द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज दी डोप्ड क्रिस्टल इज फाउंड टू बी इतना, द कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल इज अबाउट। तो ये कह रहा है कि प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर मतलब उसको डोप करा गया हमें इतना, तो हमारे पास Ni जो है ना वो भी है नहीं, पर हमें ये पता है कि देखो 1 ppm जो होता है पार्ट्स पर मिलियन में 10⁻6 सिलिकॉन्स होते हैं, है ना। तो अगर मुझे निकालना है कि इतने में कितने होंगे तो हम इसको इससे क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 ppm में इतने सिलिकॉन्स है ना, कंसंट्रेशन में हमने करा है। तो अगर एक एटम का हमें निकालना है तो 5 × 10 की पावर में आप डिवाइड कर दो 10⁻6 से, ठीक है। यही चीज़ है यहाँ पर कि देखो ये कह रहा है कि 10⁻6 एटम्स ऑफ सिलिकॉन्स को अंदर एक एटम ऑफ एंटीमनी है। तो अगर ये कह रहा है कि हमने इसको एंटीमनी से करा हुआ है, तो भाई अगर हमें जानना है कि कितने एटम्स ऑफ एंटीमनी हैं, हमारे पास तो Ni है, लेकिन अगर मैंने उसको डोप कर दिया तो अब तो वो एंटीमनी का निकालोगे ना तुम, तो उसको अगर हमें निकालना है तो 10⁻6 से तुम कर लेना, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, 10⁻6 से, और आराम से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो अब ये कह रहे हैं द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज डोप्ड क्रिस्टल इज फाउंड टू बी दिस मच, ठीक है। जो आपका होल्स होता है वो आपका 4.5 × 10⁻9 इस तरीके से होल्स की कंसंट्रेशन हो जाएगी। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर ऑफ सिलिकॉन इज अबाउट, तो भाई हमें क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स की निकालनी है। तो तुम बड़े आराम से उसको निकाल सकते हो, पूरी की पूरी कैलकुलेशन इसने करी हुई है। आगे कह रहा है असर्शन रीजन में क्या हो गया कि ना सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्टिंग बैंड हैज लेसर एनर्जी। तो भाई हम सबको पता है कि 2 बैंड होते हैं, यहाँ पर कंडक्शन बैंड होता है
ये कंडक्शन बैंड हो जाता है, ये वैलेंस बैंड हो जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रहे हैं ना, सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन इन दी कंडक्टिंग बैंड हैज लेसर एनर्जी देन दोज इन वैलेंस बैंड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपकी कंडक्शन बैंड में लेसर एनर्जी होती है देन दोज इन वैलेंस बैंड। तो ये क्या सच बात है? तो भाई देखो सेमीकंडक्टर में डेफिनेटली कंडक्शन बैंड में काफ़ी कम एनर्जी होती है। डोनर एनर्जी लेवल इन जस्ट अबव द वैलेंस बैंड इन अ सेमीकंडक्टर। तो डोनर एनर्जी लेवल होता है वो जस्ट अबव द वैलेंस, मतलब जो डोनर एनर्जी लेवल इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड इन दी सेमीकंडक्टर, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, पर एक्चुअली नहीं, ये फॉल्स हो गया ना। डोनर एनर्जी लेवल क्या होता है? अरे सही बात है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने ये उल्टा बोल नहीं, सही बोला है। अच्छा सही बोला है, हाँ सही तो बोल रही हूँ भाई। ये देखो दोबारा से पढ़ो इसको, इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन इन दी कंडक्टिंग बैंड हैव लेसर एनर्जी। तो ये बात बिल्कुल सही है। और डोनर एनर्जी लेवल जो होती है इज जस्ट अबव दी वैलेंस बैंड। तो यहाँ पर वैलेंस बैंड होता है और यहाँ पर भाई डोनर एनर्जी वैलेंस बैंड को बोलते हैं हम, ठीक है, क्योंकि वही तो एनर्जी को डोनेट करके जा रहा है कंडक्शन में। तो ये बिल्कुल भी अबव ये कंडक्शन बैंड। तो ये आर जो हो गया, मैं उल्टा क्यों बोल रही हूँ यार, सो सॉरी, ये फॉल्स है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये फॉल्स है और ये ट्रू है। देखो अब दोबारा से पढ़ो, ये कह रहा है कि सेमीकंडक्टर डोनर एनर्जी लेवल जो होती है जस्ट अबव दी वैलेंस बैंड। तो ये बात बिल्कुल सच है, ये कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है। तो जो डोनर एनर्जी लेवल होता है इज जस्ट अबव दी सेमीकंडक्टर, है ना। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो डोनर एनर्जी लेवल इज जस्ट अबव दी वैलेंस बैंड इन दी सेमीकंडक्टर। तो ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। कंडक्शन बैंड को ही हम डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं। और अब एजोशन की अगर मैं बात करूँ इन सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, तो देखो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो आपका जो डोनर एनर्जी लेवल होता है वो जस्ट अबव द वैलेंस बैंड होता है, ठीक है ना। और आगे एजोशन क्या बोल रहा है, इन सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्शन बैंड हैव लेसर एनर्जी देन दोज इन वैलेंस बैंड। तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स में कंडक्शन बैंड में लेसर एनर्जी होती है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। वैलेंस बैंड में काफ़ी कम एनर्जी होती है, कंडक्शन बैंड में तो फिर भी होती है। देखो अब तुम्हें 2 पॉइंट इसमें याद रखने होंगे कि एक तो क्या होता है, डोनर एनर्जी बैंड को ही हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं और जो एनर्जी होती है वो चेंज नहीं होती है। अगर तुम्हें ये 2 बात याद है ना, तो अब तुम इस असर्शन रीजन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। इन अ सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन इन दी कंडक्शन बैंड हैव लेसर एनर्जी देन दोज इन वैलेंस बैंड। तो भाई एनर्जी कभी चेंज नहीं होती, इसलिए तो स्टेटमेंट गलत होगा। इसके बाद डोनर एनर्जी लेवल इज जस्ट अबव दी वैलेंस बैंड, तो ये बात बिल्कुल सच है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखो, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर ऑब्टेनिंग अ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन ब्रीफली द सेलाइन फीचर ऑफ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। तो ये कह रहा है कि हमें सर्किट डायग्राम बनाने हैं फॉर दी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी पीएन जंक्शन डायोड। तो देखो ये इस तरीके से ही होता है जंक्शन डायोड, तो है ना। तो ये बात तो हमें पता है कि भाई देखो अब इसमें क्या होता है, जंक्शन 2 टाइप के होते हैं ना। जंक्शन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा सा वो करती हूँ, ठीक है, तो तुम आराम से रिलेट करोगे। रुको, देखो अब ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि भाई फॉरवर्ड बाइसिंग जो होती है वो एक बार, मतलब ये वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई, ये रिवर्स बाइसिंग हो गई, है ना। तो इसको उसने सर्किट के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। और अगर मैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊँ इसकी, तो वो ये हो जाएगी, है ना। यहाँ पर वोल्टेज इधर होती है, करंट इधर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। ये करंट हो गया और ये वोल्टेज हो गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है हमारे पास, एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग इंट्रिंसिक सिलिकॉन विद। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो आपका ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग इंट्रिंसिक एसआई विद। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जो होता है, एन टाइप जो होता है हमारे पास, वो कैसे होता है। देखो तो ये क्या हो रहा है कि इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग। तो हमने ऑलरेडी ये बात पढ़ी हुई है कि एन टाइप फॉस्फोरस को करने से मैंने बात तुम्हें ऑलरेडी ऊपर बता दी है। अब देखो इसको हमें आंसर द फॉलोइंग करना है। इसके मैंने सारे आंसर्स तुम्हारे लिए लिख दिए, पर ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम ये वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। देखो ये क्या है, अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड used in the circuit in 0.7 volt. The type of the biasing and the current in the circuit are. तो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है पीएन जंक्शन डायोड की इज यूज इन दी सर्किट इज 0.7 वोल्ट। द टाइप ऑफ द बाइसिंग एंड दी करंट इन दी, तो पहले तो ये कह रहे हैं टाइप्स ऑफ द बाइसिंग। तो हमें पता है कि पॉजिटिव अगर पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाती है। और करंट की अगर मैं बात करूँ तो यार देखो एक चीज़ तुम्हें याद रखनी होगी कि ये 0.5 वोल्ट है। तो अगर ये वोल्टेज इसके वोल्टेज डायोड की वोल्टेज से ज़्यादा हो गई, ये वाली वोल्टेज कम पड़ रही है, तो इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ये वाली बात याद रखना। तो ये है कि 0 एम्पेयर का करंट इसमें फ्लो होगा, ठीक है ना। तो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर इसका करंट
ज़्यादा हो गया, मतलब वोल्टेज सॉरी इस वाले से, तो फिर वो करंट फ्लो नहीं होगा। अब इसको समझो। अब ये क्वेश्चन आंसर देखो, पहला है हमारे पास द रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन इज लो व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस एंड इज हाई व्हेन इट इज रिवर्स्ड बायस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होती है पीएन जंक्शन की वो काफ़ी कम होती है जब वो फॉरवर्ड बायस होता है और हाई होती है जब वो रिवर्स बायस होता है। तो देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे समझो। रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन इज लो व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस, बिल्कुल सही बात है, एंड इज हाई व्हेन इट इज रिवर्स बायस। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है अ स्मॉल इंक्रीज इन द फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन शोज लार्ज इंक्रीज इन द फॉरवर्ड करंट, हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज लो व्हेन फॉरवर्ड बायस। अ लार्ज इंक्रीज इन द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन शोज स्मॉल इंक्रीज इन द रिवर्स करंट, हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन इज हाई व्हेन रिवर्स बायस। तो ये क्या बोल रहा है कि स्मॉल इंक्रीज इन द फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन, मतलब स्मॉल इंक्रीज इन दी फॉरवर्ड वोल्टेज, ठीक है, छोटा सा भी इंक्रीज जो होता है फॉरवर्ड वोल्टेज में अक्रॉस पीएन जंक्शन शोज लार्ज इंक्रीज इन दी फॉरवर्ड करंट। ठीक है, अ स्मॉल इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन शोज लार्ज इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट। मतलब अगर मैंने छोटा सा भी इंक्रीज कर दिया फॉरवर्ड वोल्टेज में, ठीक है ना, तो अक्रॉस अ पीएन जंक्शन, तो वो काफ़ी लार्ज इंक्रीज दिखाता है फॉरवर्ड करंट में। मतलब कि देखो हमें ये बात तो पता ही है कि वोल्टेज के इंक्रीज डिक्रीज करने से करंट को अफेक्ट पड़ता है। तो अगर मैंने पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड करंट को इंक्रीज कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आता है फॉरवर्ड करंट में, हैंस रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज लो व्हेन फॉरवर्ड। तो यार सिंपल सी बात है, हम सबको पता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट तो ज़्यादा ही होगा, और यहाँ पर करंट ज़्यादा हो रहा है यानी रेजिस्टेंस कम होगी। पर अगर मैं बात करूं लार्ज इंक्रीज इन रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन शोज स्मॉल इंक्रीज इन, देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर तुम देख सकते हो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, तीनों चीज़ों को मिलाकर एक डेफिनेशन आ रही है। ठीक है ना, तो ये तीनों को अगर तुम इसमें मेंशन कर देते हो अपने आंसर को तो तुम इसका बड़े अच्छे से आंसर कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है? डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, देखो उसको मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज अ नेसेसिटी फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप कर रही हूँ, ठीक है, देखो एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? पहले तो ये वाला तुम्हें याद पता होना चाहिए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखो तो ये हमसे क्या बोल रहे हैं? डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ नेसेसिटी फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो हमें पता है कि हम जब इंट्रिंसिक को डोप करते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। लेकिन एनीवेज ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है क्योंकि डोपिंग तो एक्सट्रिंसिक में होती है, इंट्रिंसिक तो प्योर होता है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर मैंने इंट्रिंसिक को भी डोप कर दिया तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाएंगे, मतलब बिना डोपिंग के हम नहीं बना सकते इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होगा? देखो जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वो काफ़ी लो होती है। ठीक है, मतलब कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है एट रूम टेम्परेचर, हैंस नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन बी फैब्रिकेटेड यूजिंग देम। एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सुटेबल इम्प्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज इट्स कंडक्टिविटी अप्रिशिएबली, हैंस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर डोप्ड विद इम्प्योरिटीज। तो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वो काफ़ी लो होती है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हमें फैब्रिकेट करना पड़ता है यूजिंग देम। ठीक है, डोपिंग करने पे एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज इट्स कंडक्टिविटी अप्रिशिएबली, हैंस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर डोप्ड विद इम्प्रूव। मतलब कि बेसिकली उसकी कंडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है ना, हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डोप करना पड़ता है। रूम टेम्परेचर पे नहीं हो पाता भाई कंडक्टिविटी उसकी उतनी अच्छी खासी। आगे कह रहा है विद द हेल्प ऑफ द सर्किट डायग्राम, ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ दी फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड। तो ये क्या है हमारे पास कि ये बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ दी सर्किट डायग्राम ब्रीफली एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पर हमारे को फुल वेव रेक्टिफायर जो है विद द हेल्प ऑफ दी सर्किट डायग्राम हमें वर्किंग ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो बतानी है यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड। तो ब्रीफली एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ दी फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड। तो फुल वेव रेक्टिफायर की डायग्राम तो यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है ना, मतलब तुम्हें डायग्राम भी बनाना है इसमें और तुम्हें वर्किंग भी एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो हमें पता है फुल वेव रेक्टिफायर का ये ग्राफ बनता है और ये सब इसका डायग्राम तो उसने बना दिया, लेकिन इसकी वर्किंग एक्सप्लेन तुम्हें करनी है, वो मैं तुम्हें अभी इसका एक्सप्लेनेशन दिखा दूंगी। ठीक है, नॉट जस्ट फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव का भी दिखा दूंगी। भाई ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अभी के लिए, लास्ट में इसका आंसर मैं तुम्हें लास्ट में दूंगी। ठीक है, अभी इस वाले पे चलते हैं, सेकंड वाले पे। ड्रॉ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। तो हम सबको पता है कि पीएन जंक्शन डायोड का जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कुछ इस तरीके से होता है, लाइक दिस है ना पीएन जंक्शन का, और इसके अलावा ऐसे भी होता है। एक्सप्लेन हाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मेक अ डायोड
डायोड सुटेबल फॉर रेक्टिफिकेशन। ठीक है, रेक्टिफिकेशन यानी कि देखो आप समझो, रेक्टिफिकेशन होता है AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम सबको पता है कि देखो, if an alternating voltage is applied across a junction diode, then if the current will only in the part where it is forward bias, this property of junction diode can be used to rectify। ये कह रहा है कि अगर हम AC इज अप्लाइड अक्रॉस अ जंक्शन डायोड, ठीक है ना, अगर मैं जंक्शन डायोड की तरफ AC को लगा देती हूँ, देन द करंट विल ओनली इन दी पार्ट वेयर इट इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, दोबारा से पढ़ो इसको। इफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ जंक्शन डायोड, देन द करंट विल ओनली इन दी पार्ट वेयर इट इज फॉरवर्ड बायस। दिस प्रॉपर्टी ऑफ जंक्शन डायोड कैन बी यूज टू रेक्टिफाई। मतलब अगर मैंने अल्टरनेटिंग करंट को अप्लाई करा जंक्शन डायोड पे, तो करंट विल ओनली इन दी पार्ट वेयर इट इज फॉरवर्ड बायस। दिस प्रॉपर्टी ऑफ जंक्शन डायोड कैन बी यूज टू रेक्टिफाई। समझ आ रहा है? मतलब कि हम इसको रेक्टिफाई क्यों करते हैं, हम देखो AC से DC तो कन्वर्ट कर रहा है ना ये, लेकिन द थिंग इज कि अगर मैं किसी फॉरवर्ड वोल्टेज को लगाती हूँ जंक्शन डायोड के, तो उसे फॉरवर्ड करंट को ही कन्वर्ट कर पाता है, DC को कर ही नहीं पाता। मतलब सॉरी, से फॉरवर्ड रिवर्स बायस को कर ही नहीं पाता, रिवर्स करंट को। तो इस वजह से हमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात पे आते हैं, थर्ड वाले पे। कार्बन एंड सिलिकॉन हैव द सेम लैटिस स्ट्रक्चर, देन व्हाई इज कार्बन हैन इंसुलेटर बट सिलिकॉन एज अ। अब ये कह रहा है कि कार्बन और सिलिकॉन की सेम लैटिस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, तो लैटिस स्ट्रक्चर तो सेम होता है दोनों का, लेकिन कार्बन को हम एज एन इंसुलेटर पर सिलिकॉन को हम सेमीकंडक्टर की तरह। तो इसको समझो यार, कार्बन एन इंसुलेटर एंड सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। मतलब सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर की तरह हम यूज कर सकते हैं, पर कार्बन फिर भी एक इंसुलेटर ही क्यों रह गया? अब समझो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली इन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, हेंस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज एटम विल बी लेस्ट फॉर जर्मेनियम फॉलोइंग बाय सिलिकॉन एंड द हाईएस्ट फॉर कार्बन। हेंस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन इन जर्मेनियम सिलिकॉन आर सिग्निफिकेंट बट नेग्लिजिबल स्मॉल फॉर कार्बन। तो ये कह रहा है कि हालांकि तीनों के तीनों जो हैं वो टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी रिक्वायर टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज एटम्स। ठीक है, मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी हम इसको बोलते हैं, IG। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम जब बाहर निकालते हैं, ठीक है, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज एटम विल बी लीस्ट फॉर जर्मेनियम फॉलोड बाय सिलिकॉन एंड हाईएस्ट फॉर कार्बन। हेंस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा से समझो इस चीज़ को कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू टेक आउट एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज एटम, यहाँ पर ये एंड गलती से लगा। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज एटम, मतलब यार सिंपल सी बात है कि हालांकि ये सारे के सारे रिस्पेक्टिवली इन दी सेकंड, तो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली इन दी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। तो जो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट में होते हैं। मतलब कि इनके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो इनके कार्बन का सेकंड ऑर्बिट में होता है। ठीक है, सिलिकॉन के लिए दोबारा से मैं लिखती हूँ उसको, तो एक तो ये हटा दो। उसके बाद ये कह रहा है कार्बन का जो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो सेकंड में होता है, सिलिकॉन में थर्ड में होता है, और जर्मेनियम के लिए ये फोर्थ ऑर्बिट में होता है। कौन सा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है कि हैंस एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज एटम विल बी लेस्ट फॉर। तो भाई सबसे देखो, आप ये अगर बहुत बाहर वाले ऑर्बिट में है ऑलरेडी, तो भाई डेफिनेट सी बात है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो काफ़ी कम लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो वही चीज़ होती है कि ये सबसे कम जर्मेनियम के लिए होती है, सिलिकॉन के उसके बाद, और कार्बन के लिए इतनी हो ही नहीं पाती कि ये निकाल पाए। तो इस वजह से वो इंसुलेटर रह गया और वो जो रहते हैं वो इन सेमीकंडक्टर बन गए, है ना। तो यही चीज़ है, बस ये याद रखना कि 4 फॉर जर्मेनियम, 3 फॉर, मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि सबसे अच्छा सेमीकंडक्टर कौन है तो जर्मेनियम है। ठीक है, फिर सिलिकॉन आएगा। जर्मेनियम इज द बेस्ट सेमीकंडक्टर, चाहे तो तुम यहाँ पर लिख भी लेना, दैट मैं इनफैक्ट अभी लिख देती हूँ। तो आई होप सब तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स समझ आ गए होंगे। भाई मैंने ऑलमोस्ट ट्राई किया कि तुम्हें सब समझ आए। पार्ट ए, PN जंक्शन जो होता है, अब तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ PN जंक्शन इज लो व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस एंड इज हाई व्हेन इट इज रिवर्स बायस। तो उसका रीज़न वही होता है कि भाई वोल्टेज जो, मतलब कि देखो पहले थोड़ा सा सब क्वेश्चन को समझना कि PN जंक्शन क्यों लो होता है जब उसको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, और हाई होता है व्हेन इट इज रिवर्स बायस। तो जो PN जंक्शन होता है वो लो होता है जब हम उसको फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, और हाई होता है जब हम उसकी रिवर्स बाइसिंग करते हैं, है ना। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग जो होती है उसमें करंट जो होता है वो काफ़ी अच्छा खासा फ्लो करता है ना। मतलब जब तुम वोल्टेज अप्लाई करते हो PN जंक्शन की तरफ, तो फॉरवर्ड करंट जो होता है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में काफ़ी अच्छे से फ्लो करता है, बट रिवर्स बाइसिंग में नहीं कर पाता, है ना।
तो यही चीज़ होती है, वही चीज़ हो गई, ठीक है। वोल्टेज का मतलब मैंने तुम्हें बोला था ना, वोल्टेज रेजिस्टेंस सबका बता देना, वोल्टेज रेजिस्टेंस करंट सबका जिक्र कर देना तुम इस वाले पार्ट में। बात भी क्या है, डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नेसेसरी हो, तो भाई वही है कि उतना रूम टेम्परेचर में वो अच्छा होता नहीं है कंडक्टर, तो डोपिंग करनी ज़रूरी होती है। अब ये आगे क्या बोल रहा है, ड्रॉ वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पी एन जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन हाउ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मेक अ डायोड सुटेबल फॉर रेक्टिफिकेशन। तो तुम्हें पता है कि रेक्टिफिकेशन होता है AC to DC कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो अब पीएन जंक्शन डायोड जो होता है हमारे पास, वो रेक्टिफिकेशन के लिए कैसे होता है, तो मैंने तुम्हें ये वाली बात बताई थी कि पीएन जंक्शन जो होता है मतलब AC to DC कन्वर्ट करा होता है ना, तो उसको रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है, क्योंकि वो सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर को ही मतलब सिर्फ उसे फॉरवर्ड करंट को ही कर पाते हैं ना, उस रिवर्स को कर ही नहीं पाता। और फिर कार्बन सिलिकॉन का तुम्हें जस्ट अभी बताया तो याद ही होगा। अब पहले वाले का देखो, इसमें पहले वाले का आंसर मैं तुम्हें बता दूँ कि फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। वैसे तो ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि भाई अगर मैं तुम्हें अपनी लैंग्वेज में बताऊँ तो इससे आपका जो होता है प्राइमरी करंट के साथ, तो ये प्राइमरी सोर्स के साथ अप्लाइड होता है और सेकेंडरी वोल्टेज अप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। पर इसमें क्या होता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में जैसे करंट पास हो रहा है, तो भाई फॉरवर्ड करंट ही वो सिर्फ और सिर्फ कर पा रहा है, रिवर्स करंट में नहीं कर पा रहा। उसका रीज़न है क्योंकि रेजिस्टेंस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है रिवर्स बाइसिंग में, है ना, रिवर्स करंट में। तो अब इसमें क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर में कि जब आपका डायोड 1, जब आपका फुल वेव रेक्टिफायर मतलब जब इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग, देखो मैं तुम्हें एक बार वहाँ पर फॉरवर्ड करंट और रिवर्स इसको अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है। या फिर काम ये मतलब मैं बता रही हूँ, तुम उसी को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये जब फॉरवर्ड बायस्ड है तो D2 रिवर्स बायस है, ये वाला पार्ट तुम यही वाला तुम्हें पॉइंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जब D1 फॉरवर्ड आपका बायस्ड है, कहाँ गया वो, ये रहा, जब आपका D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है और तो D2 जो है दैट इज़ रिवर्स बायस, ठीक है। पर जब D2 रिवर्स बायस मतलब देखो दोबारा से देखो, जब आपका ये फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, तो ये रिवर्स बायस है, और जब ये रिवर्स बायस्ड है तो ये फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। तो ये चीज़ अब आगे बढ़, दैट्स ऑल भाई, चैप्टर खत्म, मज़े करो। बस ये वाला पॉइंट याद रखना कि जब ये फॉरवर्ड बायस है तो ये रिवर्स बायस है, और जब ये रिवर्स बायस हो जाता है तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाए।